नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी और अहम खबरों की। सबसे बड़ी और अहम खबर, रिया ड्रग्स मामले को लेकर मुंबई से गोवा तक एनसीबी की ताबड़तोड़ छापामारी हो रही है। तो शिवसेना के मुखपात्र सामना ने कंगना को इशारों में कड़ी चेतावनी दे दी है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैठ ठीक नहीं। तीसरी खबर बिहार से होगी, जहां पर एनडीए के मिशन बिहार शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच बातचीत चल रही है और इसी पर आगे हम बात भी करेंगे। चौथी खबर की, जहां पर चीनी सैनिकों के कब्जे से अरुणाचल के 5 युवकों की रिहाई हो चुकी है। इस पर भी आपको दिखाएंगे विस्तार से खबर। तो फिलहाल शुरुआत 5 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी की। काफी चालबाजी के बाद चीनी सैनिकों ने आखिरकार अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को अपने कब्जे से छोड़ दिया है। ये युवक 10 दिन बाद भारतीय सीमा में लौट आए हैं। ये युवक 2 सितंबर को शिकार करते हुए गलती से एलएसी के पास चले गए थे। वहां चीनी सैनिकों ने इन्हें बंधक बना लिया था। आज सुबह करीब 9:30 बजे किबुतु बॉर्डर के पास वाछा इलाके में चीनी सैनिक इन 5 युवकों को पीएलए के जवान सौंपने वाले थे, लेकिन अचानक इसमें अड़ंगा लग गया। चीनी सरकार के मुखौटे ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो ये कि युवक शिकारी के वेश में भारत के जासूस थे। मनोज्ञा लोहीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या जानकारी मिल पा रही है? 5 युवकों को छोड़ दिया गया है। 5 युवक इस समय भारतीय सेना के साथ किबितु के इलाके में हैं। किबितु वो इलाका है जहां लगातार मीटिंग्स होती रही हैं। अगर कभी भी कोई दोनों सेना के कमांडर की मीटिंग होगी तो वहीं होती है। और इन सब के बीच में अब ये 5 युवक भारत तो आ चुके हैं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने, जैसा आपने बताया, फिर एक बार आरोप प्रत्यारोप के तौर पर ये कह दिया है कि ये 5 भारत के जासूस थे जो हंटर या फिर शिकारी या फिर युवक के भेष में चीन में भेजे गए थे। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में अब जो प्रक्रिया शुरू हो गई है वो है उनकी डीब्रीफिंग की, वो पूरे कागजी दस्तावेजों के पूरी तरह से ठीक कर देने की, और साथ ही साथ 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा। जो 5 युवक लौटे हैं, जो इलाका है, मैं इस समय हूँ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के ये निवासी थे और ये वही इलाका है। नाचो सर्कल की बात करें तो नाचो सर्कल के आगे ही जो पूरा इंडो चाइना बॉर्डर है वहां पर ये युवक चले गए थे। इन पहाड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। ये ध्यान रखना कि भारत के और पहाड़ के बीच में क्या है पूरी डिस्टेंसेस और क्या है वो छोटी छोटी बातें, और इसी का फायदा हर बार चीन ने उठाया है और इस बार भी। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मनोज्ञा लोहीवाल पूरी जानकारी हमें दे रही थी। आगे बढ़ेंगे। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी एक्शन में है। एनसीबी की टीम मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलरों के यहाँ छापामारी कर रही है। ये छापामारी अनुज केशवानी के खुलासे के बाद हुई है। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ में कैजान का नाम आया था और गिरफ्तारी के बाद कैजान ने अनुज का नाम लिया था और इसी के बाद अनुज की गिरफ्तारी हुई और इस छापामारी से ड्रग्स लिंक का बड़ा खुलासा हो सकता है। एनसीबी के मुताबिक इस छापामारी का रिया मामले से सीधा कनेक्शन नहीं है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या खबर मिल पा रही है इस छापामारी को लेकर? कहां हो रही है छापामारी? क्या कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुंबई और गोवा में ये छापेमारी चल रही है नवजोत, और जो बड़ी खबर हमें आ रही है कि कुछ सीजर भी हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ सीजर भी किया है मुंबई में छापेमारी के दौरान, और गोवा में कई जगह पर जो हमें जानकारी मिली है नवजोत, उसके मुताबिक जो अनुज केशवानी नाम का ड्रग पैडलर गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसका नेटवर्क काफी बड़ा है और उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। ये जो रेड है, ये आपको बताऊं कि जो मुंबई की जो एनसीबी की टीम है वो कर रही है, जिसको लीड कर रहे हैं समीर वानखेड़े। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली से मुंबई की एसआईटी की टीम आई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो जांच तो सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की हो रही थी, लेकिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरीके से ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को टीम को मिले हैं, जिस तरह की लीड मिली है, उसके बाद मामला यही थमता हुआ नहीं दिख रहा है। बॉलीवुड तक भी जांच का दायरा बढ़ा है और साथ ही साथ जो बड़े ड्रग पैडलर है, बड़े नाम जो बी टाउन में ड्रग सप्लाई करते हैं, उन तक भी शिकंजा कसने की तैयारी है। इसी वजह से मुंबई और गोवा में कई जगह पर ये रेड जो है वो चल रही है नौजवान। बिल्कुल नजरा बना रखे अरविंद ओझा, हम लौटेंगे आपके पास। अरविंद ओझा जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे।
कंगना के घर पर चले बुलडोजर का तूफान अभी थमा नहीं था कि रिटायर्ड फौजी की पिटाई से फिर से उद्धव सरकार घिर गई है। नेवी के पूर्व ऑफिसर को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घर से खींचकर मारा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने व्हाट्सएप पर आए कार्टून को फॉरवर्ड किया था। मारपीट का वीडियो आने पर 6 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सभी कुछ ही घंटों में छूट गए। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर सभी को छोड़ दिया गया। तो तस्वीरें देखिए, नेवी ऑफिसर, हालांकि परिवार का सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्हें अभी भी डर लग रहा है, सहमा हुआ है, पूरा परिवार डर में है। परिवार का कहना है कि दहशत एक तरीके से पूरे परिवार में है, क्योंकि जिस तरीके से पिता के साथ जो कुछ भी हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। दफ्तर पर बुलडोजर चलने से आक्रोशित कंगना रनौत ने फौरन ही इस मामले को लपक लिया। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। कंगना के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ चुकी उनकी मां के तेवर से कंगना रनौत खुश हैं। उनका कहना है कि मां ने शिवसेना की अच्छी क्लास ली है। माता जी जैसे बचपन में हमारी क्लास लगाती थी, वही क्लास उन्होंने शिवसेना की भी लगा दी है। इस चंडी रूप से शिवसेना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, ये कंगना ने ट्वीट करके कहा है। तो कल कंगना की माता जी से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहा था कि शिवसेना जानबूझकर मेरी बेटी को परेशान कर रही है, और इसी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात कही, और ये बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व नौसेना अफसर पर हमले के मामले को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी का ये प्रदर्शन। तो देखिए, पूर्व नौसेना ऑफिसर को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज 5 शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई, लेकिन इस बीच दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, विरोध लगातार हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या बोलना गलत है। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या खबर मिल पा रही है? निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा जी को शिवसेना के 2 शाखा प्रमुख और बाकी कार्यकर्ताओं ने जो बेरहमी से उनको पीटा, उसके खिलाफ हमने कल कंप्लेंट की थी और हमने ये मांग की थी कि ग्रीवियस इंजरी होने के बाद 326 ये कलम लगना चाहिए जो नॉन अवेलेबल है, साथ में ट्रेसपासिंग का कलम लगना चाहिए, क्योंकि उनके घर में घुसकर उनको मारा था। आपने जो प्रेशर लाया मीडिया ने और हमने जो प्रेशर लाया, उसके कारण। सौरभ बख्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से जो कुछ भी ये हमला हुआ, पूर्व नौसेना के अधिकारी को इस तरीके से मारा गया, लेकिन इसके बाद बड़ी बात यह कि परिवार बहुत डरा हुआ है। बिल्कुल नवजोत, बड़ा तनाव यहाँ पर मचा हुआ है। आप देखिए, बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और ये यहाँ पर अब बैठ चुके हैं धरने पर। और इनके साथ जो नेवी वेटरन की जो बेटी है, जिन पर ये अटैक हुआ है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पर अब धरने पर बैठे हुए हैं। और उनकी डिमांड है कि जो आरोपी है उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ डिमांड है? आप पुलिस धरने के बाहर आप धरने पर बैठ चुके हैं, क्या? अभी हमारा धरना चालू है, जब तक आवश्यक कल में और उनको अरेस्ट नहीं होता है तब तक हम उठने वाले नहीं। शिवसेना के लीडर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके, वो भी अंदर मौजूद है। नहीं, वो शिवसेना के लीडर बचाने के लिए आए हैं, हम लोग उनके अरेस्ट के लिए आए। आप दोबारा अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, और आईपीसी के सेक्शन से अप्लाई होने चाहिए। हम अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गलत कलम लगाए गए हैं और वह कलमे लगा के उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा करे, इसलिए हम आए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आप देखें कि जो नेवी ऑफिसर थे रिटायर्ड, उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है। और 2 मिनट हम बात करेंगे। मैम क्यों नहीं बात करेगी? तो विरोध लगातार इस बीच हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कंगना रनौत पर हमला बोला है। मुंबई को पीओके बताने वाले कंगना के बयान पर सामना ने लिखा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। सामना ने लिखा है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, ये विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। मुंबई के हिस्से में अक्सर ये विवाद आता रहता है। सामना में ये सारी बातें लिखी गई हैं और आगे लिखते हुए बहुत सारी बातें कंगना रनौत को भी इसका सीधे सीधे जवाब दिया गया है। मुंबई की भूमि यहाँ के भूमिपुत्रों के खून और पसीने से नहाई है, ये बात सामना में लिखी है। कंगना पर सामना का ये निशाना स्वाभिमान और त्याग मुंबई के तेजस्वी अलंकार हैं, ये बात भी लिखी है सामना में। औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर में और प्रतापगढ़ में कंगना के लिए सारी बातें सामना में लिखी गई हैं। अफजल खान की कब्र सम्मान पूर्वक बनाने वाला महाराष्ट्र है, ये बातें भी लिखी हैं। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, सामना ने ये बात लिखी है। इस विशाल हृदय वाले महाराष्ट्र के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारी बातें लिखी हैं सामना में। और अब हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बिहार में एनडीए का चेहरा सीएम नीतीश कुमार होंगे, ये तय हो गया है। आज सीटों के बंटवारे को लेकर बात करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। नीतीश से बातचीत के बाद नड्डा ने कहा कि बिहार में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर नड्डा और नीतीश में क्या बात हुई है, सीटों का पेच सुलझा है या फिर नहीं, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि सुशांत और कंगना मुद्दा बिहार चुनाव में नहीं होगा। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चित्रा, कुछ खबर मिल पा रही है सीटों को लेकर, क्या फॉर्मूला तय हुआ? हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है एलजेपी को लेकर उसको कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी तो संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसको देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कुल मिलाकर एलजेपी पर पेच फंसा हुआ है। माना ये जा रहा है कि एक बार फिर से बैठक होगी और उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, जब इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर पटना में मौजूद है, यहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं कि अब तो हमने मेहनत करके बराबरी कर ली है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू आखिर हमसे ज्यादा पे क्यों लड़ेगी, हम बराबरी पर लड़ेंगे। इस तरह के नारे आज दिन भर हमने आज तक पर दिखाई हैं। तो सवाल ये भी है, क्या बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर जेडीयू को हमेशा की तरह बीजेपी ज्यादा सीटें देगी? क्योंकि इसके पहले लगातार 2005-2010 में हम सब ने देखा कि जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है। लेकिन इस बार क्या 2019 वाला ही फॉर्मूला जो 17 सीटें बांटी गई थी लोकसभा की, वैसा ही होगा? मुझे लगता है आज शाम तक हो सकता है क्लैरिटी हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चिराग पासवान का जो रुख है, जिस तरह से वो नीतीश कुमार के ऊपर अग्रेसिव है, एक उसको लेकर और दूसरा कितनी सीटें उनको दी जाए, एलजेपी को कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है और उस पर कोई भी फाइनल फैसला अब तक हो नहीं पाया है। नवजोत, ये बड़ी खबर, बिल्कुल ये बड़ी बात है, कोई फैसला हो नहीं पाया। लेकिन चित्रा रही है हमारे साथ, चिराग पासवान इसको लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं जरा। जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, अलायंस पार्टनर हैं। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी से कब ऐसी मुलाकात होगी? अब ये तो वही बताएंगे कब मुलाकात होगी। हैविंग सेड दैट, मुलाकातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मेरी कई बार मुलाकात हुई। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी फोन पे बातचीत हुई है। संभवतः उम्मीद करता हूं कि आज जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में बड़ा दल है और प्रोटोकॉल भी ये कहता है कि उनके साथ जरूर पहले बातचीत हो जानी चाहिए और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के साथ भी बातचीत होगी। एक आखिरी सवाल, आपने अभी बोला कि कई मुद्दे हैं बिहार चुनाव में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार की बात करें या पार्टी की बात करें उनकी, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेके काफी कमियां रही हैं पिछले 5 सालों में? डेफिनेटली यस, चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। 15 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
15 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी प्रदेश के स्वरूप को पूरी तरीके से बदलने में। आज भी अगर मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए तो ये मेरे लिए चिंता का विषय है। आज भी अगर मेरे साथियों को, बिहारियों को दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है रोजगार के लिए, मेरे लिए चिंता का विषय है। पढ़े लिखे लड़कों को IT जॉब्स के लिए अगर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, मेरे लिए चिंता का विषय है। तो चीजें जितनी हो सकती थी वो नहीं हुई हैं और ये इशू है हमारे प्रदेश में। चिट्ठी कांड के बाद अब कांग्रेस ने अपने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है और सबसे बड़ी बात ये कि गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटा दिया गया। वो उन 23 नेताओं में थे जिन्होंने कांग्रेस में बदलाव की मांग के लिए वो चिट्ठी लिखी थी, जिसे कि कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा गया। गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ी गलती कर दी। वो गांधी परिवार को चैलेंज करने लगे थे। कांग्रेस में इसे गलती नहीं, गुनाह माना जाता है। बड़े फेरबदल में कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद से महासचिव का पद छीन लिया। वो हरियाणा के इंचार्ज थे। मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी महासचिव पद से हटा दिया गया। कांग्रेस ने नए महासचिव बनाए हैं। कार्य समिति का भी पुनर्गठन किया। बस इसमें गुलाम नबी आजाद की कुर्सी बच गई। कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष चुनने के लिए 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी। वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते थे, खुद कमजोर हो गए। अब पार्टी चलाने में सोनिया गांधी को सलाह देने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई। इसमें गांधी परिवार के सबसे करीबी 6 लोग हैं। विशेष समिति में AK एंटनी हैं, अहमद पटेल हैं, अंबिका सोनी हैं, KC वेणुगोपाल हैं, मुकुल वासनिक हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं। राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला को सबसे ज्यादा ताकत दी गई। वो महासचिव के तौर पर कर्नाटक के इंचार्ज भी बनाए गए। इसी से साफ है कि संगठन में नए फेरबदल में राहुल गांधी फिर से मजबूत किए गए। शायद अध्यक्ष के तौर पर उनकी वापसी के रास्ते फिर से तैयार किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और अब LAC की हालत की खबर ले लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक एक कदम सोच समझकर उठा रहा है। चीन की चाल पर नजर लगातार रखी जा रही है तो अपनी तैयारियों को भी पुख्ता किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताजा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने NSA अजीत डोभाल से भी बात की है। दिन पहले चीनी विदेश मंत्री से बात की थी। तब चीन ने वादा किया था कि वो LAC पर अप्रैल वाली स्थिति में लौट आएगा, लेकिन पीछे हटने की बजाय चीन घुसपैठ की कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसे में डोभाल की PM मोदी से मुलाकात बेहद अहम है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को लेकर अहम बैठक की। इसमें CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक रक्षा मंत्री की ये बैठक चली। मुद्दा था कि विदेश मंत्री S जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से हुई बातचीत को कैसे अमल में लाया जाए। इस बात का भी जिक्र हुआ कि अगले कोर कमांडर ग्रुप की बैठक में कैसे मुद्दे को उठाया जाए। मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से 10 सितंबर को मुलाकात हुई। करीब 2.5 घंटे तक दोनों में LAC पर तनाव कम करने के हर पहलू पर मंथन हुआ। इस दौरान भारत ने LAC पर लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ाने को लेकर चीन की नीयत पर सवाल उठाए। साथ ही ये भी बता दिया कि हिंदुस्तानी फौज ने LAC पर कोई समझौता नहीं तोड़ा। जयशंकर और वांग यी में शांति बहाली की 5 सूत्री सहमति बनी। लेकिन क्या बातचीत से अमन बहाली की भारत की कोशिश का असर चीन पर दिखेगा? क्या ऐसे पड़ोसी की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? कहना मुश्किल है। उस चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो सच को मानता नहीं, झूठ के अलावा कुछ जानता नहीं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। चीन ने 29-30 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की थी। 31 अगस्त को भी ऐसी ही नाकाम कोशिश हुई थी।
7 सितंबर को तो चुशूल इलाके में चीन ने गोलीबारी भी कर दी। 45 साल बाद LAC पर ऐसे हालात बने जब गोली चली। लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी जवानों का जोश हाई है। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भारत की पकड़ काफी मजबूत हुई है। इससे चीन की सामरिक रणनीति की हार हुई है। ऐसे में बेहतर है कि विवाद का समाधान बातचीत से हो जाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लेह से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। और अब कोरोना की बात कर लेते हैं, क्योंकि देश में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के कुल आंकड़े अब 46 लाख के पार पहुंच चुके हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह भी आ रही है कि कोरोना पर भारत बायोटेक ने जो देसी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है उसका बंदरों पर प्रयोग कामयाब रहा है। कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर है। भारत बायोटेक को इस वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। तो वैक्सीन पर एक बड़ी कामयाबी मिली, अच्छी खबर ये आ रही है। वैक्सीन का बंदरों पर परीक्षण सफल रहा है। भारत बायोटेक्स ने बनाई है ये वैक्सीन कोवैक्सीन। लेकिन इस बीच आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। और दिखा देते हैं आपको डाटा भी कहां तक पहुंचे हैं। भारत में अगर कोरोना की बात की जाए तो रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि 81,000 से ज्यादा लोगों को इससे मुक्ति भी मिली है, यानी वो ठीक हो गए हैं, घर लौट गए हैं। कल कोरोना के 1,201 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक 46 लाख के पार पहुंच चुका है कुल आंकड़ा।